बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट का यूनिट नंबर 1 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखें, हम वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। अगर हम किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं और बदले में हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हो जाए। अगर हम दो वेक्टर्स को बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर में हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, मगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं और बदले में हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाए, सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट एंड सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिस तरह वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, जबकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, बदले में हमें स्केलर मिल रहा है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ते हैं ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ते हैं बी डॉट ए। तो उसमें भी जो ई और ए है ये, और उसमें बी और ए वो वेक्टर्स हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह एक बड़ा मशहूर इसमें एक फार्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि हाफ एम वी स्केयर है। ये जो वी स्केयर यहाँ पे होता है ये भी वी डॉट वी होता है। ये भी मैं आपको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने का फिर तरीका बताऊंगा। तो ये इस फार्मूले को भी, यानी यहाँ पे भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाऊं, तो इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल एक टॉर्क है, जो कि आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के बराबर होता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में आप v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर पढ़ेंगे, a इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर वगैरह वगैरह। तो बताने का मकसद ये है कि आप देखें कि इसमें हमने ये वेक्टर हासिल किया है, और जबकि ये भी क्या है? वेक्टर है, और ये भी क्या है? वेक्टर है। तो हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और बदले में हमें वेक्टर मिल रहा है, मगर इसमें ये क्या है? स्केलर है, जबकि एफ और डी ये दोनों क्या है? वेक्टर है। तो अगर वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और बदले में हमें स्केलर मिल रहा है, वो स्केलर प्रोडक्ट होगा। अगर वेक्टर मिल रहा है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अब इसमें हम इनके फार्मूलाज की तरफ जाते हैं। बच्चों, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स लिखे हैं और उनका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें होगा ये कि पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ लगा देते हैं कोस थीटा। अब कोस क्यों आता है और इसमें साइन क्यों आता है, ये वो बातें जो आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं, मगर बस याद रखें कि इफेक्टिव कंपोनेंट होता है डॉट प्रोडक्ट में कोस, इसलिए कोस आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो इसमें हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में साइन थीटा आ जाता है। मगर अब इन दोनों में फर्क ये है, देखिए इसमें साइन इफेक्टिव कंपोनेंट होता है, इसमें कॉज इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। ये तो बात खत्म होगी यहां तक। अब जो इससे अगली बातें हमने वो करनी है। इसमें आप ये देखें कि डॉट प्रोडक्ट में हमें ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मगर ये जो पूरी चीज है डेट इज स्केलर, ये जस्ट मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड है और ये जस्ट स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मगर इसमें आप देखें ये भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, ये भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मगर हमको तो पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आता है वो एक वेक्टर होता है। तो इस पूरी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं? इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ए क्रॉस बी को जब आपने ओपन करना है, तो देखें आपने ये बात पढ़ी हुई है, यूनिट वेक्टर को अगर आपको थोड़ा सा याद हो, यूनिट वेक्टर बराबर होता था वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये देखें जब मैग्नीट्यूड उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको वेक्टर मिलता है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम इस मैग्नीट्यूड को जब ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमें वेक्टर मिलेगा पूरा। और इस पूरे वेक्टर का नाम लेट मी से, मैं कहता हूं यार मैं कोई भी इसका नाम रख देता हूं। मैं कहता हूं जी इस वेक्टर का नाम मैंने रखा है सी। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आया करेगा, ये याद रखिएगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होगी कि डेट इज परपेंडिकुलर टू, डेट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये बी एंड ए जो होगा उनकी प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, इट मींस उनके भी परपेंडिकुलर है। और इसकी परपेंडिकुलर नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर का नाम भी देते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई क्यों करवाया, ये तो आपको पता चल गया, इसको वेक्टर बनाने के लिए, पूरी राइट साइड को वेक्टर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करवाया। अब वो वेक्टर जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, इसकी जो डायरेक्शन है जो मैंने परपेंडिकुलर बोली है, ये हमें कैसे पता चलती है, बाय राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अब राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इस चीज को अभी हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहां तक अभी तक मैंने आपको जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंसेस बताए हैं, बहुत ही क्लियर जुबान में और बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब देखते हैं इस राइट हैंड रूल को भी अभी अप्लाई करते हैं। अब इससे पहले अगर मैं आप लोगों को कहता हूं जी, सपोज करें हमारे पास यहां से मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूं इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड, मैं कहता हूं एक वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर बी है, उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, और जो उनके दरमियान का एंगल है वो 30 डिग्री है, तो बताएं इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। तो आप क्या काम करेंगे, आपको पता है ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस ऑफ थीटा के, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 5 इंटू 3 और कॉस 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होता है, तो ये 15 ये आ गया, ये अंडर रूट 3/2 आपके पास आ गया, तो ये आपका, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7.5 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये अब आप लोगों के पास वैल्यू आ गई है। अब आप कहते हैं इसको कैसे सोल्व करना है, तो अंडर रूट 3 को 1.67 कंसीडर करके 7.5 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आंसर राउंड अबाउट आ जाएगा। तो अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अच्छा, मगर अगर मैं कहता हूं जी हमारे पास एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, एक बी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है, और जो थीटा है वो 30 डिग्री ही है, तो बताएं अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब की बार आपने जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए क्रॉस बी, हमें फार्मूला पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 30 डिग्री, मगर अब यहां पर यूनिट वेक्टर लाजमी लगाना है। अच्छा, ये आ जाएगा 15 और साइन 30 जो होता है 0.5 होता है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 7.5 यूनिट वेक्टर। ये जो 7.5 के साथ यूनिट वेक्टर आया है, इस यूनिट वेक्टर की वजह से ये पूरी चीज जो है हम इसको वेक्टर का नाम देते हैं। लेट्स सपोज ये वेक्टर सी आया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। अब ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना, यही हमने सीखना है अभी। तो पहले तो अब अगर मैं आपसे पूछूं जी ए, ये वेक्टर है ए बी थीटा दिया था, बताएं मैग्नीट्यूड क्या होगी ए क्रॉस बी की। तो देखें जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पूछ लेता, तो वो तो जस्ट आपको नजर आ रही है कि इसके साथ ये यूनिट वेक्टर के साथ वाली चीज मैग्नीट्यूड है, दैट इज 7.5। और अगर मैं पूरा पूछता हूं तो 7.5 यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल कैसे लगाना है वो हम अभी देख लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इनकी डेफिनेशन, फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहले हम देखते हैं ए डॉट बी में। देखें अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यार मेरे पास ना दो वेक्टर्स हैं, यार गौर से सुनिएगा, बड़ी बम्बू बातें होनी है ये। अच्छा, ये लेट वी से मैं कहता हूं यार ये है वेक्टर ए और ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है हमारे पास ए, ये है बी, इनके दरमियान में एंगल है थीटा। मैं आपसे कहता हूं यार मैंने ना इनका ए डॉट बी निकालना है। अब याद रखिएगा ए डॉट बी निकालना है तो तरीका ये होता है, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई राइट हैंड रूल नहीं ना लगता। अच्छा, तो इसमें बस सिंपल सा आपने ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो डॉट के बाद वाला वेक्टर है ना, इसके टोटे टोटे कर देने, इसकी टिंड फाड़ दें, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए। तो देखिए जब बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक ये बनेगा एक यू बनेगा, थीटा के सामने वाला जो होता है हमेशा साइन थीटा वाला हो जाएगा और ये बचेगा कोस थीटा वाला। इसका मतलब है मैं जब ए डॉट बी को सोल्व कर रहा हूं तो ए तो वैसे ही रहेगा, बी के कंपोनेंट बनाए। अब देखिए बी का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो ए की डायरेक्शन में है, बी का कौन सा कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में, डेट इज बी कोस थीटा। इस बी कोस थीटा को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अच्छा, मैं मैग्नीट्यूड के वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देख रहे ना ए बी कोस थीटा में, तो मैग्नीट्यूड लिखते होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या ये भी कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हम इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए या इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, ये बी कोस थीटा हो गया हमारे पास। तो जब भी आपके सामने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोला जाएगा वो बी कोस थीटा होगा। तो अगर मैं यहां से बी कोस थीटा कैलकुलेट कर भी लूं तो बी कोस थीटा किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, जिसको हम ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये जो मैंने लिख दिया ना, ये भाई देखो ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर ए है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वो यूनिट वेक्टर होता है, तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी ये बनता है बी कोस थीटा। तो ये तो हो गया बी, आपने ए डॉट बी लिया।
अगर आपके पास यही डायग्राम होती बच्चों, सेम टू सेम यही डायग्राम है, डेट इज ए, और अब की बार आपका बी वेक्टर ये है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं आपने बी डॉट ए लेना है, यानी अब मैंने आपसे ए डॉट बी नहीं बल्कि अब मैंने आपसे बी डॉट ए रिक्वायर कर दिया है। अगर अब बी डॉट ए रिक्वायर किया तो डॉट के बाद वाला ए, अब ए की टिंड फाड़नी है, तो लो जी ए की टिंड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट फेंकना है। यहाँ पे ये भी लाइन को चेक करना है, परपेंडिकुलर हो, ये ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये वाला जो बनेगा डेट विल बी ए कोस थीटा। तो इस वक्त जो आपने बी डॉट ए लिया है, इसमें पहला वाला वेक्टर एज इट इज रखा, दूसरे वाले का जो कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है डेट इज ए कोस थीटा। इसमें हम ए कोस थीटा को बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, या हम इसको क्या बोल देंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक हो गया बच्चों। तो अब यहां से अगर मैं ए कोस थीटा निकालता हूं तो ए कोस थीटा किसके बराबर आएगा, ए कोस थीटा बराबर आ जाएगा बी डॉट ए डिवाइडेड बाई, ये बी को तो जाके डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा बी यूनिट वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये आप लोगों के पास फार्मूलाज आ गए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा तो बी कोस थीटा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा तो ए कोस थीटा होगा, बस इतना याद रखना। यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है तो जो पहले लिखा है उसके साथ कोस थीटा आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब देखें, इससे रिलेटेड मैं आपसे एमसीक्यू कैसे पूछ सकता हूं, आपसे मैं एमसीक्यू पूछता हूं। एमसीक्यू ये है जी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसकी मैग्नीट्यूड है 5, एक बी वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड है 4, और थीटा जो है उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डेट इज 30 डिग्री। मैं आपसे कहता हूं बताएं जी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना होगा। क्या पूछा आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना होगा। तो अब आपको पता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की बात की है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी cos थीटा लिख लें। ए की अब आपको जरूरत नहीं है, तो बी की वैल्यू 4 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 होता है, तो 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। क्या आंसर आ जाएगा जी, 2 अंडर रूट 3, डेट इज योर आंसर। तो अच्छा, यूनिट की बात अगर करें तो भाई जो आपको यूनिट दिए होंगे ए और बी के, वही यूनिट्स में आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे इसमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछ लेता तो ये ए कोस थीटा बन जाता। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी को। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हम थोड़ी सी बात को और आगे लेकर चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अब इसी चीज को क्रॉस प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये वेक्टर है एक ए और ये एक वेक्टर है बच्चों बी, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि जो नया वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर्स की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें अब राइट हैंड रूल हमने कैसे लगाना है। आपने क्या काम करना है, राइट हैंड रूल ये कहता है स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टूवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर एंड रोटेट योर फिंगर्स टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। योर इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब लेट मी से मैंने आपसे रिक्वायर किया है कि यार आप मुझे ए क्रॉस बी निकाल के दिखाएं। तो आप एक काम करें, अब अपने पेज के ऊपर ये डायग्राम बनाएं पहले, उसके बाद अब ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है, आप राइट हैंड की उंगलियों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे ए वेक्टर की डायरेक्शन में। अब ए से बी तक देखें, ए से बी तक एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बड़ा है, ये नहीं लेंगे, ये छोटा एंगल लेंगे, इसीलिए हम ए से बी तक, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए से बी तक आप ये छोटा एंगल ड्रॉ करेंगे। पहली बात तो ये होगी, ये एरो लाजमी लगाना है। अच्छा, अब जब आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए की डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, बिल्कुल ऐसे राइट हैंड की फिंगर्स को ना ऐसे ए की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लें, फिर उन्हीं उंगलियों को बी की तरफ मोड़ लें, तो जो आपका अंगूठा होगा ऐसे वो ऊपर को बाहर को आ रहा होगा अंगूठा। अगर आप इसको करके देखें, क्योंकि मैं अब इस वक्त तो क्योंकि मेरी वीडियो आपके सामने नहीं आ रही तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको खुद जहमत करनी पड़ेगी। ए की तरफ अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करें, उन्हीं उंगलियों को फिर बी की तरफ रोटेट कर लें, तो आप देखें आपका अंगूठा किधर को आता है, आपकी तरफ आता है, यानी पेज के ऊपर रख के आपने उंगलियों को देखा है तो पेज से बाहर आ रहा है या अंदर को आ रहा है। तो वो हमेशा याद रखिएगा पेज से बाहर को आएगा आपका जो अंगूठा होगा। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर आपको मिलेगा इस वक्त इनके क्रॉस प्रोडक्ट से, उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जो ए क्रॉस बी होगा, वो इनकी प्लेन से आउट होगा। यानी अगर ये दो वेक्टर्स इस प्लेन में लेट्स सपोज पड़े हुए थे ना ऐसे,
ये एक ए था, ये बी, तो जो नया वेक्टर आ रहा होगा वो इनकी प्लेन से ऐसे बाहर को आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आता है वो ए और बी की प्लेन के आउटवर्ड होगा। अच्छा, और अगर आप इसी में, अगर मैं आपको बी क्रॉस ए कह देता, इसी डायग्राम में, यही डायग्राम बनी है, अगर आपको मैं कहता हूँ बी क्रॉस ए, तो चले मैं इसको पहले अलग से बना देता हूँ, एवं आप कंफ्यूज ना हो जाए, डेट इज ए, डेट इज बी। ठीक है। अच्छा, अब बी क्रॉस ए अगर आपने निकालना है तो बच्चों बी क्रॉस ए के लिए पहली बात तो ये है कि अब आपके लिए बी फर्स्ट वेक्टर है, ए सेकंड वेक्टर है। अब आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को बी की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ए की तरफ मोड़ेंगे। अगर देखिएगा आसानी से मुड़ रही है, ठीक है, वो कोई ऐसा होगा बच्चा माशाल्लाह जिसमें लचक बड़ी होगी, ठीक है, मगर अगर ना मुड़ रही हो हाथ को उल्टा कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो जब आप हाथ को उल्टा कर लेंगे ना, जब आप हाथ को उल्टा कर लेंगे तो अब आपका अंगूठा पेज के अंदर की तरफ जा रहा होगा। अब वो जो पेज के अंदर की तरफ जा रहा होगा तो ड्रिल मशीन ना ले जाइएगा कहीं पे, वहां पे जाके तो पता लगे तो सुराख करके आए और कहेंगे जी ये इनवर्ड है तो मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ये ऊपर वाले में भावे अंगूठा उतार के लगाया हो। ठीक है। तो ये देखें, इसमें आपने ये करना है कि बी क्रॉस ए के केस में जो आपका जो एरो आ रहा है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और इसको हम बोलेंगे इनवर्ड आ रहा था, जबकि उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या आ रहा था, आउटवर्ड आ रहा था। ठीक है, ये आ रहा था आउटवर्ड और वो आ रहा था बच्चों इनवर्ड। ठीक है। तो इसको हम सादा जुबान में इनटू पेज और उसको हम आउट ऑफ पेज भी बोलते हैं। मगर अब लेट्स सपोज इस बच्चे का राइट हैंड खराब है, तो भाई मेरी अब बात सुने, कोई मसला नहीं है, वो लेफ्ट हैंड ना इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जस्ट एक अकल का इस्तेमाल करें। आप अगर अब मैं जो शॉर्टकट बताने लगा उसके ऊपर फॉलो कर लें, डेट थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, डेट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंड डेट थीटा इज क्लॉकवाइज। याद रखिएगा इसके लिए एक वर्ड, आउट एंटी क्लॉकवाइज, इनटू क्लॉकवाइज, OAIC, OAIC इस नाम से याद रखें। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड रूल लगा रहे होंगे तो रिजल्ट आउट ऑफ पेज आया करेगा, आउटवर्ड आया करेगा। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड रूल लगा रहे होंगे तो रिजल्ट इनटू द पेज आया करेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आउट, इनटू। तो एक तो ये बात अब आप लोगों ने देख लेनी है। और यहां से एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू बनता है कि बताएं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान में एंगल कितना होगा। तो देखें, ए क्रॉस बी का मुंह ऊपर को है, बी क्रॉस ए का मुंह नीचे को है, तो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री। ये भी एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास ए डॉट बी, बी डॉट ए और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से रिलेटेड कुछ बातें थी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह देखें, अब यहां पे एमसीक्यू इसमें से किस टाइप का बन सकता है। अब लेट्स सपोज ये आप लोगों ने ये डायरेक्शन तो शायद कभी जिंदगी में नाम सुना हो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, न्यूज। ये जो आप जिंदगी में न्यूज सुनते आए हैं ना आज तक, ठीक है ना, वो ये थी। तो जिस बच्चे को इसके बारे में नहीं था पता, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि सर आज पता चला है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को न्यूज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, उसकी जो ये ए वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है ये 4 यूनिट्स है, जो भी यूनिट है 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, और जो बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर है वो हमारे पास 3 यूनिट्स ईस्ट की तरफ है। ठीक है। तो बताएं इनका ए क्रॉस बी किधर क्या होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या, ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखें, अगर आप ए क्रॉस बी निकालना चाह रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको थोड़ी सी अकल का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी अगर आप इनका निकालना चाह रहे हैं तो वो बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये तो बात क्लियर है। अच्छा, अब ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3, और देखें इनके दरमियान में, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर आ गया। अब 4 इंटू 3 कितना हो गया, 43 हो गया। आप 43 लिख लीजिएगा, मैं 12 लिख रहा हूँ, साइन 91 हो गया और साथ में एन यूनिट वेक्टर बच गया। अब यहाँ पर सोचनेबल बात यह है कि ये जो यूनिट वेक्टर बचा है इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था हम इसके लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। आप क्या काम करें, अब ए क्रॉस बी अपने राइट हैंड की उंगलियों को ए की तरफ स्ट्रेच करें और फिर बी की तरफ मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा इनवर्ट जा रहा होगा। अगर नहीं तो देखें ए से बी तक आप जो एरो बना रहे हैं, डेट एरो इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि इनटू द पेज। तो राइट हैंड रूल से देखें क्लॉकवाइज क्यों लिया, ए क्रॉस बी है तो ए से बी तक एरो बनाएंगे ना, ए से बी तक एंगल बनाएंगे। अगर बी क्रॉस ए में पूछता तो बी से ए तक एंगल बनाना था, तो ए क्रॉस बी पूछा तो ए से बी तक आप ये एंगल बनाएंगे जो मैंने ग्रीन वाला शो किया है। तो डेट इज क्लॉकवाइज, तो हम ये कह सकते हैं 12 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। सो 12 यूनिट्स आपका आंसर आएगा, 12 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड।
या इनटू द पेज, तो ये आपका बच्चों आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है, इसमें सी वेक्टर भी है, फिर ए क्रॉस सी है, फिर बी क्रॉस सी है। अच्छा लेट्स सपोज एक दूसरा वेक्टर होता है, मैं कहता हूँ जी सी वेक्टर है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, तो जो भी उसकी वैल्यू है, तो बी क्रॉस सी बताएं तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो थीटा 180 हो जाएगा, साइन 180 जीरो होता है, तो वो जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो वैसे मैं आपको अभी वो बताऊंगा भी इसके एंगल्स के लिहाज से भी केसेस। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो अब मैं आगे चलता हूँ। और इसके बाद बच्चों अब हमने क्या काम करना है, ले जी ए डॉट बी, हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, जो ए डॉट बी होता है, याद रखिएगा आप ए डॉट बी ले लें या बी डॉट ए ले लें, जो ओवरऑल आंसर आता है ए डॉट बी का और बी डॉट ए का वो सेम आएगा। इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मगर आपने देखा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है एक दूसरे के। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड था तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड था। आपने देखा है ए क्रॉस बी अगर वर्टिकली अपवर्ड है तो बच्चों बी क्रॉस ए क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है, मगर माइनस का साइन साथ में आएगा। तो सारी बात है, जब नेगेटिव आ गया तो इक्वल तो नहीं है, नेगेटिव के साथ इक्वल हुए हैं, वैसे तो इक्वल नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, जबकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक हो गया, ले ये भी बात हो गई। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें, अब ये दोनों को हम देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स के हिसाब से। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी। अच्छा अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एक तो बात आपको पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स में जो थीटा होता है, ये शर्ले के मुंह वाला, ये कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये लो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री क्या होता है, ये तो जीरो होता है। तो बच्चों हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अच्छा ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है और ये प्रॉपर्टी यूज होती है टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर आप चेक करना चाहते हैं कभी भी जिंदगी में कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट लो, अगर तो आंसर जीरो आ जाएगा, आप आंखें खोल के कह देना कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री, और साथ में ये यूनिट वेक्टर नहीं जान छोड़ेगा। तो बच्चों साइन 91 हो गया, तो ए बी यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैक्सिमम आएगी, और इस वेक्टर को आप कोई भी नाम दे दें, थर्ड वेक्टर सी का नाम दे दें। ले जी इसके बाद बच्चों अगर मैं इनको यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से देखूं, परपेंडिकुलर ये तो वेक्टर्स हो गए ना, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को कहता हूं परपेंडिकुलर तो हो मगर यूनिट वेक्टर्स के हिसाब से, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के हिसाब से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो देखें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, पहले तो देखें आई डॉट जे, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखें आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड, और आई और जे के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो ले जी आई डॉट जे क्या आ गया आपके पास, आई डॉट जे का आंसर 0 आ गया। अगर आई डॉट जे 0 आया तो इसी तरह जब आप लोग जे डॉट के लेंगे, ठीक है, या के डॉट आई लेंगे तो बच्चों वो भी, या आई डॉट जे दोबारा से मैं लिख देता हूं, तो ये सब जो होंगे 0 होंगे। यानी जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, बेशक वो सिंपल वेक्टर्स हैं या यूनिट वेक्टर्स हैं, बच्चों आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मगर अगर मैं बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखें आई क्रॉस जे, अच्छा फिर मैं बात करता हूं जी जे क्रॉस के, फिर मैं बात करता हूं जी के क्रॉस आई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जे क्रॉस आई की, के क्रॉस जे की, और उसके बाद आई क्रॉस के की, तो अब क्या आंसर्स आएंगे आपके। तो देखें अब जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं इनके केस में आपने इनको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो पहली बात तो ये है कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के केस में ये देखें, इधर मैं आपको एक सोल्व करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं जी आई क्रॉस जे मैंने सोल्व करना है, ओके। तो अब राइटिंग पे नहीं जाना यार, थोड़ा सा ना जरा, ये जिस टेबल पे मैं लिख रहा हूँ ये हिल बहुत रहा है, तो कोई नहीं। आई की मैग्नीट्यूड, जे की मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट में आपको बहुत आला दूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा।
और आई और जे के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है ना, मगर साथ में ये यूनिट वेक्टर आएगा। अब आई की मैग्नीट्यूड 1 होती है, जे की भी 1, साइन 90 भी 1, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमें पता है कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमने कैसे लेनी है। अब इस यूनिट वेक्टर को हम मालूम करते हैं। ये तो एक तो बात तो डन है कि ये जो यूनिट वेक्टर होगा आई और जे के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है, एक बात तो डन होगी, के ही आएगा। अच्छा, अब के के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये इसमें एक सोचनेबल चीज है। अब हम इसके लिए के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। अच्छा, अब राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीजें जो आपको बता रहा हूँ एक बार आप समझ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह याद रखेंगे। देखिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मैं कहता हूँ जी मेरे पास वाई एक्सिस है, ये है जी हमारे पास वाई एक्सिस, और लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ जी ये है हमारे पास जी एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, मैंने अब यूनिट वेक्टर जो आई होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, जो जे होता है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, और जो के होता है वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। अब मैंने आपसे एक बात तो पता है, आई क्रॉस जे का आंसर के तो आना ही आना है क्योंकि के उनके परपेंडिकुलर है। अब प्लस आना है या माइनस, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, खत्म बात। आई क्रॉस जे, आई से जे तक छोटा एंगल बनाए, आई से जे तक छोटा एंगल बनाए, एंड दैट एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ये देखें ना, क्लॉकवाइज तो ये होगा ऐसे, ये क्लॉकवाइज होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो अगर आप, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव। छोड़ो राइट हैंड रूल को, तुम्हारा राइट हैंड ही खराब है सपोज करो, ठीक है। तो भाई ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, सो योर आंसर विल बी पॉजिटिव के। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता जे क्रॉस आई, अच्छा आप देखें जे क्रॉस आई के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जे से आई तक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दैट एंगल इज क्लॉकवाइज, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव के। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से ये कहता जी ये देखें के क्रॉस आई बताएं, तो के से आई तक ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट में पॉजिटिव जे। आई क्रॉस के, तो आई से के तक तो नेगेटिव जे। ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इनको जहन नशीन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बहुत आसान चीज आपको मैंने बता दी है। आई क्रॉस जे पॉजिटिव के, जे क्रॉस के पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे, और ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव के, नेगेटिव आई, नेगेटिव जे। तो ये जो अब जो चीज है ना बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से अपने दिमागों में रखना है। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अभी ज़रा इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये हमारे डिफरेंसेस माशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। आप बहुत लाइक बच्चे हैं तो मुझे पढ़ाने का भी मज़ा आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ने का भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें इन दोनों से रिलेटेड एमसीक्यू, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों से रिलेटेड है क्योंकि ये तो मैं इधर ही लिखता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं आप लोगों से एमसीक्यू ये पूछता हूँ पेपर में, या आपके एमडी कैट के पेपर में, या एंट्री टेस्ट ई कैट के पेपर में एमसीक्यू आया था, आई डॉट जे क्रॉस के बताएं क्या होगा। अच्छा, अब आई डॉट जे क्रॉस के, सबसे पहले तो आप देखें, अब पेपर में आप बैठे हैं, अब आप क्या रूल वहां पे याद रखेंगे, आपको पता है, आप सिर्फ इतना ये ड्रॉ कर लें, बस ये ड्रॉ कर लें, ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। अच्छा, जे क्रॉस के है, तो ये आपको पता है यहाँ पे जे होना है। जे क्रॉस के के लिए आप जे से के तक ये एंगल बनाएं। पहले तो बताएं कि ये जे से के तक जो आप एंगल बना रहे हैं, ये जे से के तक ये छोटा एंगल है, और ये किस डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव आता है, तो जे क्रॉस के पॉजिटिव आई हो जाएगा। तो एक बात तो ये डन होगी कि हमारे पास यहाँ पे आई एज इट इज रहेगा डॉट, जे क्रॉस के क्या होता है, पॉजिटिव आई। ठीक है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों, तो आई डॉट आई। अब आई डॉट आई जो होता है ये आपको पता होना चाहिए 1 होता है। ये कैसे 1 होता है, अच्छा इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, अगर यूनिट वेक्टर्स पैरेलल हो, ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, आप देखें ना आई डॉट आई अगर आपने लेना है, तो सिंपल सी एक बात वैसे ही याद रख लें कि ये दोनों आई की मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले आई की मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, और आपको पता है इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, उसकी भी मैग्नीट्यूड 1, cos 0 भी 1, तो ये भी 1। तो ये तो वैसे ही रूल याद रख लें कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, और के डॉट के लिखा हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आई क्रॉस आई लिखा हो, जे क्रॉस जे लिखा हो, तो देखें इधर ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए बन जाएगी बात, ठीक है ना। अब मैं इधर लिख नहीं रहा, मतलब पैरेलल वेक्टर्स की हेडिंग नहीं बना रहा, आप समझ जाएं। आई क्रॉस आई
चलो हम करके देख लेते हैं। आई की मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले आई की मैग्नीट्यूड, साइन 0 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर। अच्छा, आई की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे की भी मैग्नीट्यूड 1, मगर साइन 0 0 और ये, तो हमारे पास 0 के साथ यूनिट वेक्टर आ जाए तो हम इसको 0 वेक्टर बोलते हैं या नल वेक्टर। तो यहां से याद रखिएगा, आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, ये किसके बराबर होता है? ये नल वेक्टर के बराबर होता है। ये कंडीशन आप लोगों ने नहीं भूलनी, इसको अकेला जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलेंगे। तो अगर तो सेम वेक्टर्स है, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो वेक्टर आंसर होगा, डॉट प्रोडक्ट में 1 होगा। अच्छा, अगर मतलब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट में 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में उनका थर्ड वाला वेक्टर आंसर होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब लेट्स गो, एक बड़ा अच्छा सा एमसीक्यू और है। अगर मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू सिंपल ये पूछता हूं कि यार जे क्रॉस के क्रॉस आई ये किसके बराबर होगा, तो अब आप देखें, अब आपने क्या काम करना है, सिंपल देखें, जे यहीं पे रहने दें, आपने निकालना है के क्रॉस आई। एक बात तो डन है, के क्रॉस आई होना है जे के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर होना है। अच्छा, और जे क्रॉस जे जीरो वेक्टर होता है, वैसे भी पता है आपको, बेशक माइनस भी आ जाए। हाँ, अब के क्रॉस आई में प्लस जे आता है या माइनस जे आता है, तो देखें के क्रॉस आई का मतलब है यहाँ पे आपको पता है आई, यहाँ पे आपको पता है जे और यहाँ पे आपको पता है के क्रॉस आई का मतलब है कि आप के से आई तक जा रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव जे ही आएगा। ठीक है, तो जे क्रॉस जे वैसे जीरो वेक्टर होता है, सो योर आंसर इज जीरो वेक्टर। तो इस टाइप के एमसीक्यूज बच्चों आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एमसीक्यू आपको और लिख के देता हूं, मैं कहता हूं चलें जी इसका जरा आंसर बताएं। अच्छा, अब ये देखिएगा, जे क्रॉस के प्लस आई क्रॉस जे की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या। अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड बतानी। तो सबसे पहले अगर वीडियो को पॉज करके खुद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जे क्रॉस के, अब हमें पता है जे क्रॉस के, जे से के तक, ये ऊपर डायग्राम में देखें, जे से के तक, तो जे क्रॉस के का आंसर पॉजिटिव आई होता है। ये तो आ गया, मैग्नीट्यूड का साइन अपनी जगह पे। अच्छा, आई क्रॉस जे वो किसके बराबर होता है? पॉजिटिव के बराबर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये अंदर बच गया है आई प्लस के। ठीक है, अब आपने लेनी है इसकी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये होता है, आई के साथ 1 है उसका स्क्वायर, के के साथ भी 1 है उसका स्क्वायर, सो योर आंसर इज √2। सो जस्ट यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी इजीली। और मैं इनको कंपेयर करता जा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को साथ साथ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकें और इंटरमिक्स ना करें। तो चीज़ों को अगर समझते जाएंगे फिर तो मज़ा आएगा, और अगर आप चीज़ों को कंफ्यूज कर चुके हैं तो फिर अल्लाह आपको हिदायत दे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट में आ जाते हैं बात। अगर दो सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो देखें, अगर तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा तो पहले वाले की मैग्नीट्यूड दूसरे वाले की मैग्नीट्यूड सिमिलर है तो एंगल 0 डिग्री होगा और आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा तो पहले ए की मैग्नीट्यूड फिर ए की मैग्नीट्यूड साथ में साइन 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं इसलिए 0, तो 0 साइन 0 0 होने की वजह से 0, तो 0 यूनिट वेक्टर का मतलब है 0 वेक्टर। तो इसका मतलब है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, जबकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यू कैसा बन सकता है, देखें, अगर मैं आप लोगों से पेपर में एमसीक्यू दे देता हूं, या आपको आ जाता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा एन यूनिट वेक्टर डॉट ए बी कॉस थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अब इस पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं दोनों सेम वेक्टर हैं, वो थीटा को, इस थीटा को 0 डिग्री पुट कर देते हैं, जो कि यहीं पे बात गलत हो जाती है। देखें, ये तो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ये पूरी चीज एक वेक्टर है। लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं वेक्टर एक्स का, तो देखो ये भी तो सेम वही वेक्टर है, इसको भी मैं नाम दे दूं वेक्टर एक्स का। तो बताओ एक्स डॉट एक्स किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मुराद है कि जस्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मुझे बताएं इन दोनों में, दोनों एक्स वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी जस्ट, तो इन दोनों वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ओनली ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो अब जब आप इसका स्क्वायर लेंगे कोस थीटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहाँ पे ना थीटा यहाँ पे 0 डिग्री पुट करना शुरू करते हो, भाई यहाँ पे 0 डिग्री नहीं पुट किया, वो जब इसको सोल्व किया ना इस स्टेप को, तो उसमें आपने 0 डिग्री पुट कर दी तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाला हुआ है।
तो ये बस एक कंफ्यूजन होती है जो बच्चे यहाँ पे इसमें कर देते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेम यही सवाल ये देता हूँ, ए बी कॉस थीटा एन यूनिट वेक्टर क्रॉस ए बी कॉस थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो अब देखें इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस केस में क्योंकि ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर है और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि आंसर जो होता है वो हमेशा नल वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसकी जो अगर मैग्नीट्यूड की वो बात करेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी सिर्फ। तो ये बच्चों हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट की भी बात हो गई। इसके बाद अब हम इनको इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना यार, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, पहले मैं जरा इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूं क्योंकि यही लाइन है जो इनको जुदा जुदा कर रही है। चलो भाई, क्या हो गया है तुमको? अच्छा जी, थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाते हैं ताकि ज़रा माहौल अच्छा बन जाए। बस बहुत है यार इतना। अच्छा जी, तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेट मी से, मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये बराबर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। एक दूसरा वेक्टर है बच्चों बी, डेट इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अच्छा, जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो बच्चों अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आपने क्या काम करना है, चुप करके आई वाले को आई वाले से ठा करा दो, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से। तो देखो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस जे वाला जे वाले से तो ए वाई बी वाई, के वाला के वाले से तो ए जी बी जी। आप लोग भी होंगे बिजी मगर आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के समझना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचनेबल बात यह है, बच्चे कहते हैं सर हमारे स्कूल की मिस फाइजा ब्यूटी क्रीम ने बताया था कि आई वाला तो ये देखें ये चीज तो पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो ऐसा ही होगा अभी भी। देखें आप आई वाले को आई वाले से करवाएंगे तो वाई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। अच्छा, आई वाले को जे वाले से करवाएंगे ना तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, आई वाले को के वाले से भी करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह जे वाले का सिर्फ आंसर जे वाले से आएगा, आई और के साथ नहीं आएगा। इसलिए हम जस्ट इसको याद रख लेते हैं कि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में आंसर सेम वेक्टर्स को, जो मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स वालों को मल्टीप्लाई करवा के निकलेगा, बाकियों वालों का 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम यही वेक्टर्स हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के और बी वेक्टर है जी हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा 3/3 वाला। इसको आप बायो वाले जो बच्चे हैं, जारी बात है एमटी कैट में बायो वाले बच्चे हैं वो जुबानी याद रख लें। सबसे ऊपर आई लिखेंगे, थोड़े से फासले पर जे और थोड़े से फासले पर के। जो तरीका बता रहा हूं बस इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी जरूरी चीज है कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे वेक्टर लिखा है उसके आई के साथ क्या है। पहला वाला वेक्टर है ए के आई के साथ क्या है ए एक्स, तो ये याद रखिएगा। जे के साथ है ए वाई और के साथ है ए जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है बी, तो बी अब नीचे आएगा बी एक्स बी वाई बी जी। तो ये तो पहली बात तो ये होगी कि आपने इनको इस तरीके से लिख लेना है। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए लिखने के लिए आपने इसको पहले इस तरीके से लिखना है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके लिए आपने क्या काम करना है, आई लिखें, अब छोटा डिटर्मिनेंट बना लें, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे जे के साथ और एक डिटर्मिनेंट और बना लेंगे। फिर के साथ प्लस का साइन। अब ये क्यों आ रहे हैं माइनस प्लस, भाई बायो वाले याद रखें ना, और जो जो इंजीनियरिंग वाले उनको पता है कि मैथ्स में माइनर और को-फैक्टर का चक्कर होता है, पावर में -1 की पावर में आता है तो उसके लिहाज से आता है, बहरहाल गोली मारो। अच्छा, अब आई के अंदर आपने क्या लिखना है, अब देखें आई की जब बात करनी है तो आपने आई वाली रो को यानी आई जे के को तो वैसे छोड़ देना है, आई वाले कॉलम को छोड़ दें। पीछे बचेगा ए वाई ए सी बी वाई बी सी, ए वाई बी वाई और इधर आ जाएगा ए जी बी जी। अच्छा, जे वाले की जब बात करनी है तो जे वाले कॉलम को छोड़ दें, रो तो वैसे ही गई तो जे वाले कॉलम को छोड़ दें, यानी ए वाई बी वाई नहीं लिखना। इधर क्या आएगा ए एक्स
बी एक्स और इधर क्या आ जाएगा ए जी बी जी। अच्छा जब के की बात करनी है तो के वाले कॉलम को छोड़ दें, पीछे क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स और इधर बचेगा ए वाई बी वाई हो हाई। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस खत्म होगी बात। अब आई वैसे ही रहने दें। अब इनका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो चलो ये बन जाएगा ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, फिर आ गया माइनस जे ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, फिर आएगा प्लस के, अब क्या लिख देंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बच्चे देखते हैं कि बुक में ना यहाँ पे जे के साथ प्लस है, वो इसलिए क्योंकि ये जो अंदर वाली चीजें उसको उन्होंने रिप्लेस किया होगा। देखिए मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो वो उस चक्कर में उन्होंने किया हुआ। तो बच्चे एवं कंफ्यूज होते हैं देख के, तो डरना नहीं है आपने बुक से देख के, पहली बात तो ये है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का सोल्व किया करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से सोल्व करवा भी देता हूं, ताकि जो आप मेडिकल वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है ना वो डरावनी शक्लें ना बनाए। लेट्स सपोज जस्ट मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू देता हूं, मैं कहता हूं यार ये एक वेक्टर है 2i प्लस 3j और एक दूसरा वेक्टर है b इज इक्वल टू 4i प्लस 2j। बताइए इनके डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो भाई a डॉट b लेना है, तुमने कुछ भी नहीं करना, आई वाले को आई वाले से करवाओ, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 2 6, सो योर आंसर इज 14। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया 14। और देखें ये स्केलर आया है जबकि ये दोनों ए और बी वेक्टर थे, तो इसलिए तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। अच्छा मगर अगर यहाँ पे आपको आ जाए यही दो वेक्टर्स हों, ए वेक्टर इज इक्वल टू सेम वही है 2i, बस मैं इधर पूरा वेक्टर नहीं लिखता ना, मतलब वही दो वेक्टर्स हैं, तो आपने क्या काम करना है, अगर आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जी, पहले सबसे तो मैंने तरीका बताया था आई लिखें, जे लिखें और के लिखें। अच्छा अब ए वेक्टर पहले है तो ए आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, के है ही नहीं है। अच्छा बी के आई के साथ 4 है, जे के साथ 2 है और के है ही नहीं है। अच्छा अब इसको सोल्व करने का तरीका, आई वाले कॉलम को छोड़ दें तो ये बचेगा 3 2 0 0, फिर माइनस जे लगाएंगे, अब जे वाले कॉलम को छोड़ दें 2 4 0 0 आ जाएगा, प्लस के, अब के वाले कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज लिख दें 2 3 4 2। ठीक हो गया। अब देखें आप मजे की बात यार, जब आप इनका डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो इनको ये जीरो आ जाएगा, माइनस जे इधर भी लेंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस के इधर लेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 पे ये कितना होता है जी 12, तो ये तो जीरो हो गया ना। क्यों देखें 3 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, तो वो 0 माइनस 0 0 ही हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 8k। तो इस तरीके से आप देखें इसमें जो आंसर आया वो वेक्टर ही आया, जबकि ए और बी खुद भी क्या थे वेक्टर थे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी आखिरी, इसकी एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है कि देखें अगर हमारे पास, अच्छा एक बड़ी ही जबरदस्त मैं आपको बात से एग्जांपल से शुरू करता हूं। देखें अगर हमारे पास ये है एक, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार रेक्टेंगल है, सपोज करें इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू है 3। अब आप देखने में सेम लग रही होगी मगर चलिए सपोज कर लें कि ये दोनों डिफरेंट है और ये एंगल थीटा है 90 डिग्री। तो बताएं जरा एरिया कैसे निकालते थे। आप कहते थे एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब ये वाली साइड विड्थ पे है और ये वाली साइड जो है वो लेंथ में आ रही है, तो आप जस्ट लेंथ इंटू विड्थ करते थे, आप 4 इंटू 3 करके तो आपका आंसर आ जाता था 12 मीटर स्क्वायर। आप कहानी खत्म करते थे, आप कहते थे यार ये रेक्टेंगल का एरिया 12 मीटर स्क्वायर आ गया। मगर ये कंडीशन ये है कि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, ठीक है ना। अच्छा मगर 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 अगर आपका यही क्वेश्चन, अब सुनिएगा गौर से, बेसिकली ये एरिया आपने ऐसे नहीं निकाला होता, ये एरिया आपने ऐसे निकाला होता है, ए और बी को मल्टीप्लाई तो करवाया होता है, ये एरिया है ए वो वाला नहीं है, ये एरिया निकाल रहे हैं जो ए और बी मल्टीप्लाई करवाते हैं, मगर साथ में साइन 90 भी आता है, और साइन 90 क्योंकि 1 होता है तो आप लेंथ इंटू विड्थ जस्ट बोल देते हैं एरिया में, ठीक है। ये मैं इधर मिटा के लिख देता हूँ वरना तुम लोगों ने सोचना पता नहीं क्या। तो बेसिकली एरिया के फार्मूले में साइन थीटा आता है, मगर वो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। अच्छा अगर मैं इसी को, इसको मैं इधर कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी को, ये देखें अगर ये जो चीज ऐसे, अगर रेक्टेंगल को थोड़ा सा चिब्बा कर देना बच्चों, तो अब ये ए है सपोज करें, ये बी है, तो अब ये जो चीज है ना रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दें तो ये बन जाती है पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम बोला जाता है। ये है बच्चों पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में
आप एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस पैरेललोग्राम में एरिया का फार्मूला होता है ए बी और साथ में आ जाता है साइन थीटा। अब मजे की बात आपको मैं बताऊं, ये जो इतनी सी चीज है, ये जो इतनी सी चीज है, ये जो चीज है, क्या ये मैग्नीट्यूड ही नहीं होती क्रॉस प्रोडक्ट की? तो इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट का लिखेंगे तो सही, मगर मैग्नीट्यूड बोल देंगे जस्ट। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी है जो बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती और बच्चे जो है ना इस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ इसको रिलेट करके समझा दिया है कि शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए चीज़। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में आती है, डॉट में नहीं आती। अच्छा, अब इसके बाद ना, अब यहाँ पर ना कुछ MCQs हो रहे हैं बच्चों, जरा गौर से देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे MCQ हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि बताएं किस एंगल के ऊपर ऐसा होगा कि डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी, तो बताएं उस वक्त थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए जस्ट आप देखें, आप इसी को एक्सपेंड करेंगे अगर इस रिलेशन को, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा के, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। अब ए बी से कट गया तो ये कोस थीटा को उधर ले जाए तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा आ जाएगा, जो कि बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 जो होता है थीटा वो 45 डिग्री के बराबर होता है। और वैसे भी आपको पता है साइन और कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है। सिमिलरली अगर आपसे ये एमसीक्यू इस टाइप से थोड़ा सा जरा हट जाए, वो आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई अगर ए डॉट बी जो है वो बराबर हो जाए 1/√3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो अब बताएं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी भी हम इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से भला? हम क्या काम करेंगे, ए डॉट बी की जगह पे आ जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और साथ में आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर अब इसमें सिंपली देखें, ए बी से कटा, कोस थीटा उधर चला जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा आ जाएगा। और ये साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो होता है ये टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था टेन इनवर्स √3 जो होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि जो 1/√3 होता है वो 30 डिग्री पर आता था। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, देखिए सवाल बड़ा गौर से समझने वाला है, बड़ा मज़ेदार है। कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए डॉट बी अगर 0 है, तो बताएं उन्हीं वेक्टर्स का ए क्रॉस बी कितना होगा, कि मैग्नीट्यूड कितनी होगी। ये ले ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो मैं कहता हूं यार चलो जी लेट्स सपोज ए बी, एक ऑप्शन दे देता हूं ए बी साइन थीटा, ठीक है, एक ऑप्शन दे देता हूं जी 0, और एक ऑप्शन देता हूं जी 0 वेक्टर। अब वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। अच्छा ये देखें, अब ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला, पहली बात तो ये है कि ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है, अच्छा अब थीटा यहाँ पे कितना होगा, देखें अगर ए डॉट बी 0 है, इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बस यही इसमें ट्रिकी पॉइंट था। आप लोग चुप करके यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे, साइन 91 हो जाएगा। योर आंसर इज ए बी, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए बी। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू और है कि अगर देखें, अगर मैं कहता हूं जी कि हमारे पास आर डॉट एफ 0 हो तो आर क्रॉस एफ किसके बराबर होगा, तो आर क्रॉस एफ बराबर होगा जस्ट आर एफ के। ठीक है, इससे रिलेटेड ये इसी तरह आर डॉट पी अगर 0 है, ठीक है, तो आर क्रॉस पी क्या होगा, तो आर क्रॉस पी जस्ट आर पी के बराबर होगा। तो ये दो तरह के एमसीक्यूज डिफरेंट पेपर्स के अंदर देखे गए हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा इसके बाद बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में एक और बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और ये लाई कर रहे हैं, लाइज इन वाई जी प्लेन, अगर ये वाई जी प्लेन में लाई करेंगे तो बताएं इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो ए क्रॉस बी होगा, उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी। तो एक बात तो डन है भाई, सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर ए और बी वाई जी प्लेन में है तो ये जिस भी, तो जो नया क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर होता है वो उन दोनों वेक्टर्स की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ए और बी की प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा,
वो होगा सिर्फ और सिर्फ वाई अपना एक्स एक्सिस इस वक्त, तो आपका जो एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा डेट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से आप लोग इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक और एमसीक्यू देखते हैं। बताएं, अगर कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हाफ हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू के, और मैक्सिमम वैल्यू इनकी ए बी होती है, तो बताएं थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब ये चीज अंग्रेजी में भी आपको लिखी हुई आ सकती है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या हो जाए, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू का अगर वो हाफ हो जाए डॉट प्रोडक्ट, तो थीटा कितना होगा। आप पहले स्टेटमेंट होगी तो ऐसे लिख लीजिएगा, और सिंपल ए डॉट बी का फार्मूला पुट करें, ए बी कॉस थीटा 1/2, और यहाँ पे ए बी है, ए बी से मरा हमारे पास क्या बचा बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और आपको पता है cos इनवर्स 1/2 जो होता है ये 60 डिग्री होता है। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर 60 डिग्री बन जाएगा। ये टेबल मैंने आपको पूरा बनवाया था प्रीवियस लेक्चर में कि कोस साइन और टेंजेंट के वैल्यूज जो हैं वो कैसे याद रखनी है आपने, तो ये इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। बस थोड़ा से एमसीक्यूज और है, इसके बाद आपको मैं छुट्टी दे दूंगा। देखें, एमसीक्यू बड़े इंटरेस्टिंग है। कहता है हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक ए, एक बी और एक वेक्टर है बच्चों सी, और ये तीनों वेक्टर्स इस कंडीशन को अचीव कर रहे हैं, और वो कंडीशन कुछ यूं है कि ए डॉट बी जो है वो जीरो है। ठीक है, और एक कंडीशन है कि ए डॉट सी भी जो है वो जीरो है, ए डॉट बी भी जीरो है, ए डॉट सी भी जीरो है। तो बताएं, कहता है देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू, तो कहता है बताएं जो वेक्टर ए है वो पैरेलल होगा किसके। ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई है, बी वेक्टर के, बी डॉट सी वेक्टर के, अच्छा फिर सी ऑप्शन हम आपको देते हैं जी सी वेक्टर के, और डी ऑप्शन हम देते हैं जी बी क्रॉस सी वेक्टर के। लो जी, तो ए जो होगा वो किसके पैरेलल होगा। इसको स्टॉप करें और वीडियो को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पहले गौर से समझें और उसके बाद जवाब दें, और फिर जवाब देखिएगा कि आपने जो जवाब सोचा क्या वो जवाब सही आया। मैं शुरुआत करता हूं। देखें, ए डॉट बी जीरो है, इट मींस ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। ए डॉट सी जीरो है, इट मींस ए परपेंडिकुलर है सी के। तो एक बात तो डन हो गई कि ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। तो कहता है बताएं फिर ये ए पैरेलल किसके होगा। अच्छा देखें, ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये अल्फा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए सी के पैरेलल तो हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन निगलेक्ट होगी। अच्छा, बी डॉट सी, यार बी डॉट सी ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर इसका तो आंसर कोई स्केलर चीज आएगी, तो वेक्टर तो आएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती। तो चुप करके इसको लगा दीजिएगा। एक तो देखें, निगलेक्ट दोज ऑप्शंस व्हिच कैन नॉट बी द आंसर। आपने हमेशा उन ऑप्शंस को निगलेक्ट कर देना जो आंसर नहीं होता। तो कभी कभी हमें पूरा एमसीक्यू नहीं आता होता, मगर हम जस्ट टेक्निक लगा के एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते होते हैं। अब देखिए, वैसे भी हमें पता है बी क्रॉस सी का जो आंसर होगा, जो बी क्रॉस सी का आंसर आएगा वो ऐसा। अब देखिए, बी और सी भी परपेंडिकुलर है, ए और सी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, इट मींस बी और सी का जो आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो भी एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इनकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और बताएं बी और सी के परपेंडिकुलर कौन है, ए, तो ए अपने क्या होगा फिर, पैरेलल होगा। तो इसलिए इसका आंसर है बी क्रॉस सी। दोबारा से सुने, बी क्रॉस सी, क्योंकि बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए के। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि बी क्रॉस सी का जो आंसर आएगा वो ए आएगा, तो ए जो होगा वो अपने पैरेलल ही होगा, तो इसलिए ए वेक्टर पैरेलल होगा ए के, यानी बी क्रॉस सी के। तो ये अच्छा सा ट्रिकी सा एमसीक्यू था, जिसको आप थोड़ा सा टेक्निक के जरिए से समझना चाहते समझते तो समझ आ जाना था। वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ यार हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी वो जीरो है, ठीक है, और ए क्रॉस सी भी जीरो वेक्टर है, ठीक है, ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस सी जो है वो जीरो वेक्टर है। तो बताएं एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना होगा। एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा। वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। एंगल बिटवीन बी एंड सी देखें, अब वही बात कि ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, ये तो बात डन हो गई। अच्छा,
ए क्रॉस सी जीरो वेक्टर है, इसका मतलब है कि ए और सी क्या है, ए और सी क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट या तो 0 डिग्री पे आता है या फिर 180 डिग्री पे आता है। तो या तो ये पैरेलल है या ये एंटी पैरेलल है, दोनों में से कोई एक काम है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ए और सी पैरेलल है जबकि ए और बी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि बी ए के परपेंडिकुलर है जबकि बी सी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब फिर बी और सी के दरमियान का एंगल कितना होगा, सारी बात है यार, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अकल बड़ी है कि भैंस। चैट जीपीटी पे सर्च करके आंसर बताइएगा, नीचे कमेंट में कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। वो आपकी अकल के तहत आपका आंसर जज करके बताएगा, ठीक है। तो देखें, दोबारा सुने, ए डॉट बी में इसका मतलब है कि ए बी के परपेंडिकुलर है। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है। अच्छा, ए क्रॉस सी में क्या है कि ए और सी, ए भी पैरेलल है और सी भी पैरेलल है। तो आप देखें, फिर सी इधर को है, बी ऊपर को है, तो बी और सी के दरमियान का एंगल कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का ही बन गया। लो जी, फिर एक और बड़ा प्यारा सा एक एमसीक्यू आया आपके सामने। कहता है कि अगर ऐसा हो कि ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर हो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो बताएं ए डॉट बी किसके बराबर होगा। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट। ले जी, अब आपने इस एमसीक्यू का आंसर बताना है। तो देखें, अगर ए और बी, ए क्रॉस बी जीरो, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। अगर तो हम ज्यादातर कंडीशन पैरेलल वाली ही चूज करते होते हैं। तो ए डॉट बी का क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स का। तो पैरेलल वेक्टर्स का ए डॉट बी बराबर होता है ए बी के, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में ए बी भी हो और अगर ऑप्शन में माइनस ए बी भी हो, तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनेगी, बोथ की भी ऑप्शन आगे दी होगी। और अगर बोथ की ऑप्शन नहीं दी हुई या आपसे वो जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी पूछ ले, तो फिर ए बी ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का एक छोटा सा एमसीक्यू था जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। नहीं जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई ये मैक्सिमम चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह पेपर में भी इनसे रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। बाकी इसके जो एमसीक्यूज़ की डिस्कशन है वो इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो होगी जिसमें पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ वगैरह प्रॉपर हर चीज़ एमसीक्यूज़ की डिस्कस होगी। तो ये चैप्टर की थ्योरी मेरी तरफ से मुकम्मल हो गई है। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो जी माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अगर चीज़ें समझ आई हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ लाजमी इस लेक्चर को शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर सकें, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।